Welcome friends. So as of now we are discussing the chapter 4. So chapter 4 में हमें देखना है कि how to create a simple class in Java. But before we start any programming हमें उसके programming के rules पता होने चाहिए. So basic rules to deal with the programming. So अगर हम Java के साथ अगर हम काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहला रूल है कि नेमिंग कन्वेंशन मस्ट बी फॉलो अकॉर्डिंग टू द वर्ब. इसका मतलब ऐसा होता है कि जब भी हमें किसी चीज़ को नाम देने की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम हो, पैकेज का नाम हो, क्लासेस का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, वेरिएबल का नाम हो, इन सभी चीज़ों के लिए जब भी हमें उसको नेमिंग कन्वेंशंस मस्ट बी फॉलो. जैसे कि लॉजिकल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा कि हम रैंडमली कभी भी देखते तो ABCD ऐसे नाम देते हैं, तो वैसे ना नाम देते हुए एक लॉजिकल नाम दो ताकि आप जब अगर कभी किसी नए प्रोजेक्ट पे शिफ्ट होते हैं तो आपका काम जो भी लोग फॉलो करते हैं या फिर जो भी टेक ओवर करते हैं तो उनको पता चले कि आपने ये चीज़ वहाँ पे क्यों लिखी थी. और कोशिश करो कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, जहाँ जो भी लॉजिक लिख रहे हो वहाँ पे आप कमेंट भी लिखा करो ताकि वो समझे सामने वाले डेवलपर को. सेकेंड कि जावा फाइल का नाम क्या दे. तो जावा फाइल नेम इज़ सिमिलर टू द क्लास नेम. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट हम जनरली ये फॉलो करते हैं. और यहाँ पे और एक चीज़ है कि मेन फंक्शन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट अंडर द क्लास. किसी क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन को लिखेंगे ना कि क्लास के बाहर. और यहाँ पे एक चीज़ हमें पढ़नी थी कि मेन फंक्शन लिखते कैसे हैं. देखो जावा में मेन फंक्शन लिखने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. इट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके बट हमें इसका ये जो रूल्स है ये मगअप नहीं करने हैं. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें इक्लिप्स प्रोवाइड करने वाला है बट हमें पता होने चाहिए वो रूल्स. इसीलिए ये वीडियो का चैप्टर हम बना रहे हैं दैट इज़ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. और ये एरे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ स्टैंडर्ड एरे जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. बट इंस्टेड ऑफ दिस आप अलग वे में भी लिख सकते हो. लाइक एरे के ब्रैकेट्स पहले और बाद में आर्ग्यूमेंट नाम का एरे दैट इज़ ARGS स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स. या फिर आप AR दैट इज़ शॉर्टकट एंड देन एरे के ब्रैकेट्स डाल सकते हो. या फिर आप पहले तो ब्रैकेट्स एंड देन AR भी लिख सकते हो. सो एज यू ऑब्जर्व तो देर आर 4 डिफरेंट वे यू कैन राइट डाउन द मेन फंक्शन. तो लिखने का तरीका सिमिलर ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. बट मेन फंक्शन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उसको लिखने के देर आर डिफरेंट वेज. जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उस वे से आप फॉलो कर सकते हो. तो मेन फंक्शन हम हमेशा किसी क्लास के अंदर ही लिखेंगे और लिखेंगे कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब इस चीज़ को हमें सबसे पहले जानना है कि वाई मेन फंक्शन इज़ राइट लाइक दिस. अगर हम C++ की बात करते हैं तो जनरली हम क्या लिखते थे, वॉइड मेन और ब्रैकेट लिख देते थे राउंडेड और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर ब्रैकेट लिख के छोड़ देते थे. तो यहाँ पे जावा ने ऐसा क्यों किया है. तो देखियो पब्लिक का मतलब होता है, यहाँ पे हमने पब्लिक को मेंशन किया हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर से, या उसी को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर जनरली. तो अगर हम ये लिखना भूल गए, मान लो कि आपने गलती से ये नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा ट्रीट एवरीथिंग एज अ प्राइवेट. हम उसे प्राइवेट ट्रीट करेंगे, कंपाइलर हमारा उसे प्राइवेट ट्रीट करेगा तो वो बाकी के लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे. बिकॉज देखो मेन फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं किसी क्लास के अंदर, हमारा इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखेंगे हम किसी और क्लास के अंदर, तो वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. दैट्स वाई हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक. स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड. देखो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है कि जनरली हम किसी भी चीज़ को स्टैटिक बोलते हैं तो वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम. तो पूरे लाइफ साइकिल में प्रोग्राम के हमें मेन फंक्शन को स्टैटिक बना के रखना है. बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए हमने उस मेन फंक्शन को बनाया है वो पर्पज़ वहाँ से स्टिक रहे, वहाँ से चेंज ना हो. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसका आउटपुट आता है वेलकम इन जावा और वही चीज़ आपको किसी और प्रोजेक्ट में चाहिए, तो आप क्या करोगे कि प्रोजेक्ट ए में आपने वही चीज़ बना के रखी थी तो वहीं से आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे. बट वहाँ पे जब डेटा लेके जाओगे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वेलकम इन जावा प्रिंट करने की जगह पे कुछ और प्रिंट कर रहा है. सो दैट टाइम द आउटपुट इज़ डिफ्लेक्ट, या फिर हम बोलते हैं कि वो चेंज हो रहा है. वो चेंज ना हो इसीलिए हमने मेन फंक्शन को स्टैटिक रखा है. वॉइड इज़ द रिटर्न टाइप. जो भी आप C++ में देखते हो कि फंक्शन इज़ ऑलवेज हैविंग अ रिटर्न टाइप, तो वो रिटर्न टाइप वॉइड है. जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा दैट इज़ मीन बाय नथिंग. द मेन इज़ द फंक्शन नेम एंड इसके अंदर हमने ये आर्ग्यूमेंट पास किए जिसके अलग अलग 4 डिफरेंट ऑप्शंस है. तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों पास किए हैं ये हम इस पॉइंट पे आते हैं.
बट उस पॉइंट के पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन अ जावा। जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जावा में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें तो एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है, दैट इज़ क्लास का नाम पहले लिखेंगे, स्पेस दे के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू, दैट इज ऑपरेटर, एंड देन न्यू इज द कीवर्ड, एंड देन क्लास कंस्ट्रक्टर। अब होता क्या है, देखो अगर आप C++ की बात करते हो तो वहाँ पे यहाँ तक का ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे C++ में यहाँ तक का ही सिंटैक्स था कि क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। बट इन केस ऑफ जावा सपोर्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो जावा का कंपाइलर हमेशा ये बोलता है कि बिफोर आई एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एटलीस्ट आप मुझे एक बेसिक मेमोरी रिक्वायरमेंट बताओ ताकि उस हिसाब से मैं डील कर पाऊँ। इसीलिए हम देखो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए मेमोरी बनाते हैं। सो न्यू इज़ द कीवर्ड, बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, न्यू कीवर्ड का काम क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनाए, बट वो ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करेगा वो मेमोरी, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से काम कर लेगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ JVM, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। ये वो मेमोरी कैलकुलेट करके देगा। तो न्यू कीवर्ड ने वो मेमोरी बना के रखी है बट दी नहीं है अभी तक। वो असाइनमेंट करने का काम जो है दैट इज़ अ क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लास कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू असाइन दोज मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप ये डायग्राम पे गौर करोगे तो एक रैम है जनरली। तो रैम में जैसे ही आप लॉजिकल पार्ट्स होते हैं तो एवरी पार्ट इज़ हैविंग लॉजिकल ब्लॉक एंड दैट लॉजिकल ब्लॉक इज़ हैविंग एड्रेस। तो अगर मान लो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशंस चाहिए, या फिर ये जो मैंने कलर्ड करके रखे हैं इतने लोकेशन ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो वो सीक्वेंस में होंगे। जनरली ऐसे नहीं होगा कि एक सीक्वेंस किसी और लोकेशन पे या दूसरा सीक्वेंस किसी और लोकेशन पे। तो जनरली मुझे डेटा सीक्वेंस में स्टोर करना पड़ता है। तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, वो सीक्वेंस में मेमोरी असाइन करके रखता है, बट वो देता नहीं है उस ऑब्जेक्ट को। वो असाइन करने का काम कौन करता है, ये क्लास कंस्ट्रक्टर। बट ये मेमोरी जावा का प्रोग्राम रन होने से पहले ही हमें उसे बतानी पड़ेगी। बेसिक नीड हम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट अभी ये चीज़ वो मैनिपुलेट कर पाता है यहाँ से। देखो यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट एरे है लेकिन ये डायनामिक है, हमने उसकी साइज़ नहीं डिफाइन की है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे या जो भी हम लिखेंगे या मेमोरी बनाएंगे, तो वो मेमोरी लॉजिकली आपके कंपाइलर को समझेगी कि इतना डेटा मुझे इक्वेट करना है, और उस हिसाब से वो डायनामिक मेमोरी के साथ काम करेगा। तो आइदर फ्यूचर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो बढ़ाएगा, या फ्यूचर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम हुई तो कम भी कर देगा। बट जनरली आप देखो तो मेमोरी स्टोर करनी थी तो 1 KB 2 KB 5 KB ऐसी मेमोरी होती है जनरली। तो 1 2 5 ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप चाहिए था। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जावा ट्रीट एवरी डेटा एज अ स्ट्रिंग। तो हमें जावा का जो भी बेसिक डेटा है वो स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करता है वो, इसीलिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है। तो जनरली जावा में मेन फंक्शन हम इस हिसाब से लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड वो मेन फंक्शन हम किसी क्लास के अंदर लिखेंगे। क्लास हो या फंक्शन हो या वेरिएबल हो उसको प्रॉपरली नाम लिखेंगे। एंड और एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी हम जावा में कोड लिखने चाहते हैं तो एज अ डेवलपर वी फॉलो द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डील विथ एनी प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि हमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट मिला है तो वो हमें ब्रेक करना है n नंबर ऑफ़ पार्ट्स के अंदर। तो हम सारा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे और उस हिसाब से उसको डील करेंगे। सो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, तो हमें एरर डिटेक्शन हेल्प जो भी है, फ्यूचर एक्सपांशन एरर डिटेक्शन है उसके लिए हेल्प करेगा। उस कोड को हम रीयूज़ कर पाएंगे, एक ही कोड बार बार लिखने से बेटर है एक ही जगह पे लिख दो और उसे रीयूज़ करो। तो उससे क्या होगा, हमारे कोड की साइज़ कम होगी एंड उसी की वजह से हमारा टाइम भी रिड्यूस होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होगी, जिससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें जो है ये हमें फॉलो करनी है या याद रखनी है और उस हिसाब से करनी है। तो चैप्टर 4 के साथ साथ मैंने और एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करके रखी थी, दैट इज़ कि हाउ टू डील विद लाइक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें लिखना है और उसे रन करके देखना है। तो ये चीज़ हम अगले चैप्टर में देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर चैप्टर 4। थैंक यू।